Hello everyone, I Kirti Swag welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video, we will complete the chapter 1 Environment of class 7. In part 1, we have already discussed what is environment, how it is changing, and the components of environment. There are 3 components of environment: natural, human made, and human. In this video, we will deal with natural environment, what is natural environment, and some domains, and we will learn what is ecosystem and also about human environment. So let's start the class. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब से जो मिल के बना है वो क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो नेचर से, जो हमने कुछ नहीं किया उसमें, जो नेचर से खुद आए हैं वो है नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट दो टाइप का था, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक यानी जो लिविंग वर्ल्ड है, यानी लिविंग थिंग्स की, तो वो कौन कौन सी होगी? प्लांट्स और एनिमल्स. और दूसरा पार्ट क्या है? एबायोटिक. एबायोटिक में कौन से पार्ट आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की? जो नॉन लिविंग है, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर. आपने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इनके बारे में पढ़ा होगा. इन दिस क्लास अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है. सबसे पहले हम इस फिगर से इसे थोड़ा सा समझते हैं कि है क्या. लिथोस्फीयर होती है, आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है लिथोस्फीयर. इसका मतलब जो लैंड से रिलेटेड है. हाइड्रोस्फीयर यानी जो वाटर से रिलेटेड है. और जो ऊपर दिख रहा है वो है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? जो एयर में है, एटमॉस्फेयर है जो एयर को सराउंड कर रहा है. और इन तीनों से मिलके बनता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. अब देखो, लिथोस्फीयर यानी लैंड. क्या अगर सिर्फ लैंड है तो क्या हम रह सकते हैं? बिना पानी और बिना हवा नहीं रह सकते, और पानी है तो भी नहीं रह सकते, और सिर्फ एयर है तो भी नहीं रह सकते. तो लाइफ पॉसिबल होने के लिए हमें तीनों का होना ज़रूरी है. तो अब हम एक वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं. पहला है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? एक सॉलिड क्रस्ट, हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की. जो अर्थ है वो हमने किस शेप की पढ़ी थी? जॉइड कब पढ़ी थी? स्फेरिकल टाइप होती है. तो उसके बिल्कुल अंदर होती है कोर, उसके बाहर होती है मेंटल, और जो ये बाहर वाली लेयर है जिस पे हम रहते हैं वो है क्रस्ट. और यही जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, सॉलिड क्रस्ट, इसे ही लिथोस्फीयर बोलते हैं. ये किससे कवर है? ये कवर्ड है रॉक से, मिनरल से, और एक थिन लेयर सॉयल की है उसके ऊपर. इसके ऊपर जो सरफेसेस होते हैं ना, वो इरेगुलर सरफेसेस होते हैं, यानी जैसे हमें यहाँ से ये बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है. यहाँ हमें अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स दिखाई देंगे. मतलब कहीं आपको माउंटेन्स दिखाई देती हैं, आपने देखी भी होंगी. हमारे इंडिया में भी अगर हम देखें तो माउंटेन्स भी हैं. तो कहीं हमें प्लेटू क्या होता है? जो प्लेन से थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया होता है वो होता है प्लेटू. वो यहाँ से तो फ्लैट होता है, बट इस साइड यहाँ से इंक्रीज होता है लेवल से. कहीं पे आपको प्लेन्स मिलेंगे तो कहीं पे आपको वैली मिलेंगी. वैली क्या होती हैं? जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बीच में जो होती हैं वो होती हैं वैली. ओके. आपने जो ये लैंड फॉर्म्स है ना, इन्हीं लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, ये सारे क्या हैं? लैंड फॉर्म्स अलग अलग टाइप के. ये सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ कॉन्टिनेंट्स यानी जहाँ लैंड है वहीं है. जो पानी है ना, अब जहाँ भी वाटर है, जैसे कोई ओशियन है, उसके ऊपर तो हमें क्या दिखाई देगा? वाटर. और जो नीचे का एरिया होता है ये भी प्लेन नहीं होता, यहाँ भी कहीं माउंटेन्स की तरह ऊपर होता है, कहीं प्लेट्यू टाइप होता है. तो ओशियन फ्लोर में भी लैंड फॉर्म्स अलग अलग तरह के पाए जाते हैं. लिथोस्फीयर वो डोमेन है. लिथोस्फीयर अब हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है. फॉरेस्ट जहाँ ट्रीज लगते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट से भी. तो आगे ग्रासलैंड्स देती है ग्रेजिंग के लिए. लैंड प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, यानी हम रोड्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. और एक सबसे अच्छा सोर्स है मिनरल्स का. मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ को डग करने से, यानी अर्थ के नीचे से मिलते हैं, तो उसका भी सोर्स है. अगला हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर किसकी डोमेन है? वाटर की डोमेन है. अब हमें वाटर कहाँ से मिलता है? सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? रिवर है, लेक है, सी है, ओशियन है, ये सब है. और हमें पता है वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है, तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. थर्ड है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ.
अर्थ की अराउंड जो थिन लेयर ऑफ एयर है वो है एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ एक थिन लेयर है एयर की, वो मिलके बनाती है एटमॉस्फेयर। और जो ये एटमॉस्फेयर है ये कोई ना कोई तो फोर्स होगी जिसकी वजह से ये यहीं रहता है, ये मूव नहीं करता, तो वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे पकड़ के रखती है। और क्या करता है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के फ़ायदे क्या हैं? क्या क्या करता है? एटमॉस्फेयर में एयर है और एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल रेज जैसे कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें कैंसर हो सकता है, हमें स्किन की डिजीज़ हो सकती है, और हमें प्रोटेक्ट करता है स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन, यानी जो सन की बहुत ज़्यादा हीट होती है ना सन के पास, लेकिन क्या होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर, अर्थ की चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर लग जाता है उससे सारी हीट हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, और तो हम आराम से यहाँ रह पाते हैं। इसके अंदर क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है और वाटर वेपर है। और एटमॉस्फेयर जैसे जैसे चेंज होगा उससे क्या होगा? हमारा वेदर और क्लाइमेट चेंज होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? एक लिविंग वर्ल्ड है। ये वो जोन है जहाँ लैंड, वाटर, एयर एक दूसरे के साथ मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। देखो बायोस्फीयर इस सर्कल में देखिए, इसमें भी लैंड को भी इंक्लूड किया है, वाटर को भी और एयर को भी। तो तीनों को मिलके और जो लाइफ को सपोर्ट करे वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है? प्लांट्स और एनिमल किंगडम भी हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन से पहले हम इसे एक स्टोरी से सीखते हैं। इकोसिस्टम को हमने एक स्टोरी बनाई हुई है, रवि जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था उसी की क्लास की। उन्होंने एक मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, वो किसी एनसीसी कैंप में गए हुए हैं, वहाँ तेज़ बारिश हो रही है। तो उसकी एक फ्रेंड केरला साइड की है, तो वो बोलते हैं कि देखो हमारे केरला में भी ऐसी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ बहुत सारे कोकोनट के प्लांट्स हैं, बहुत सारी ग्रीन फील्ड हैं। तो एक फ्रेंड राजस्थान साइड में, राजस्थान में क्या है? डेजर्ट। तो वो बोलती है हमारे वहाँ तो बस कीकर है, सैंड है, कैमल्स हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं। तो इस टाइप से बातें हो रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं और जैसे लोग रह रहे हैं वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी हर जगह वो अलग अलग होता है। ये क्यों है? क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट, अब कैमल है, कैमल को अगर हम ठंडे एरिया में रख दें तो वो वहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि कैमल वहाँ रह पाता है डेजर्ट में क्योंकि वो काफ़ी दिन तक बिना पानी के रह सकता है, वो पानी को स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए हर जगह की, जैसे पोलार बियर है जो ठंडे एरिया में रहता है, उसे हम अब डेजर्ट में गर्मी में ला के छोड़ दें तो वो वहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये जो सब हैं इनका अपना मतलब जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या वेजिटेशन है, वो प्लेस जैसा एरिया होगा उसी के टाइप की होंगे। तो यही बनाती है हम के बारे में डिटेल में। प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। वे एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। और जो ये रिलेशन है ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स, जो वो खुद पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और जो आसपास की सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं, यही से बनता है इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जितना बड़ा भी हो सकता है, एक ग्रासलैंड जैसा भी हो सकता है, एक डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकती है, लेक भी, ओशियन भी, और एक छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है। क्योंकि छोटे से पॉन्ड में भी आपको मिलेगा वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ, जैसे फ्रॉग हो गया या हमें कुछ फिशेस मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हर चीज़ अपना इकोसिस्टम बनाती है। तो इकोसिस्टम इस स्टोरी से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन और समझते हैं। डेफिनेशन इस ग्लोसरी में दी हुई है। डेफिनेशन क्या कहती है? ये वो सिस्टम है जो बनता है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उनके इंटरेक्शन यानी उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के साथ, एक दूसरे के साथ, और फिजिकल और केमिकल फैक्टर एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट से वो क्या लेते हैं? एयर लेते हैं,
वाटर लेते हैं और लैंड को यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से भी तो लेते हैं, फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, और एक दूसरे से क्या लेते हैं। जैसे हमें मिल्क लेना है, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, हमें कोई फ्रूट है वो हमें प्लांट से मिलता है, तो हम प्लांट एनिमल पर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सारी लाइफ प्लांट एनिमल और हम एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट हैं, और हम फिजिकल और एनवायरनमेंट की केमिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और ये सब मिलके इससे क्या होता है, एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो क्या है हमारी डेफिनेशन, किसका ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी और मटेरियल का। और क्या फैक्टर है, फिजिकल और केमिकल, किसकी, एनवायरनमेंट की, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इकोसिस्टम बनता है जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल केमिकल जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के उनमें वो रहते हैं, और इन सब से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब हम खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ट्रांसफ़र किसका होता है, एनर्जी का। तो ये क्या है, ये एक इकोसिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देते हैं। पहले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे तो उन्हें अगर भूख लगी है तो क्या करते थे, कोई प्लांट से कोई फ्रूट तोड़ा और उसे सीधा खा लेते थे, या किसी एनिमल को मारा और उसे खा लेते थे। उन्हें जब तक फायर यानी आग का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब आग का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने देखा कि हम खाने को पका के खा सकते हैं, तो उन्होंने पकाना शुरू किया। तो इससे हमारे जो सराउंडिंग में जो नेचर है ना, उसमें एनवायरनमेंट में अफेक्ट होता है। अब जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे उन्होंने क्या देखा कि नए नए तरीके यूज़ किए, उससे एनवायरनमेंट, जैसे उन्होंने क्रॉप उगाना शुरू किया, तो क्रॉप उगाने से भी हमारी जो लैंड है उसका हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया, जैसे डोंकी है, ऐश है, उनसे वो सामान इधर उधर ले जाने लगे, उनके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, फिर एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। फिर व्हील आया, उससे और ज़्यादा इन्वेंशन हुई, सरप्लस फूड बनाने लगे, फिर एक ट्रेड चल गया, जो आज की लाइफ हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं उस टाइप से हुआ। तो ट्रांसपोर्टेशन आया, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे हमने अपनी जो ह्यूमन ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। जैसे पहले पानी के लिए क्या होता था, रिवर के आसपास सेटल हो जाते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वेल खोदने लगे कि वहाँ से मिल जाएगा। अब तो हम अपने घर में टैप से वाटर निकाल लेते हैं। तो यही है कि ह्यूमंस ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को जो मॉडिफाई किया है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। और उससे देखो लेकिन एक बैलेंस ज़रूरी है। अब ह्यूमन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता तो जा रहा है। अब बहुत सारे, जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ज़्यादा हो गया, कार बाइक सब कुछ है, हर घर में है और इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन उससे पोल्यूशन भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हम ऐसा ना करें कि कल हमें प्रॉब्लम हो। तो हमें जो है ना एनवायरनमेंट को यूज़ करना है वो एक हारमोनियस वे से करना है। ऐसे नहीं कि उसको कल प्रॉब्लम हो, कि कल हमारा एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो जाए, हमारी एयर इतनी ख़राब हो जाए कि हम सांस भी ना ले पाएँ। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। स्टोरी एंड करते हैं एक स्टोरी के साथ। उसमें एक टीचर बोलती हैं कि आप जैसे अलग अलग जगह जाते हैं तो हमें ये तो समझ आ गया, वहाँ का लैंडस्केप भी अलग होगा, वहाँ का घर भी अलग होंगे और वहाँ की एक्टिविटीज़ भी अलग होंगी। तो आप कभी भी वैकेशंस में जाओ तो ड्राइंग बना के लाना, तो आप नोटिस करें। क्वेश्चन आंसर्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। Up to that, keep learning and keep sharing. Thank you for the class. And if you like the video, please subscribe and hit the bell icon.